नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ताल भी ठोकी जा रही है। कोई कहता है 400 पार, कोई कहता है अब की बार हमारी सरकार। लेकिन ऐसे में सबसे अहम राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। पुरानी कहावत भी है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक अहम साथी भी ढूंढ लिया है। आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, अब एनडीए का हिस्सा हो गई है। जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी से हाथ मिला चुके हैं और आज हमारी इस खास पेशकश घोषणा पत्र के खास मेहमान भी जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी बोलूं कि चौधरी जयंत सिंह बोलूं? आप कुछ ही बोलिए। जयंत, अब आप एनडीए का हिस्सा हो गए। चले थे आप इंडिया की सवारी करने, पहुंच गए एनडीए, क्यों? वो रेल कहीं जा नहीं रही थी। अब आदमी सवारी तो ये करता है कि कहीं पहुंचेंगे, तो कोई लक्ष्य नज़र नहीं आया और कोई उद्देश्य मुझे दिखा नहीं, कोई रणनीति नहीं दिखाई दी। नेताओं में कोई संवाद जो होना चाहिए, जिस स्तर पे मुद्दों पे जो बातचीत होनी चाहिए, और आखिरकार मुकाम तक कैसे पहुंचेंगे, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी दिखाई नहीं दी। और इसलिए परिस्थितियों के अनुरूप हमने फैसला लिया, जो मेरी जिम्मेदारी भी है। आपका एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि कोई ऐसे करके उछाल दे। बीजेपी ने ऐसे करके उछाल दिया जयंत को? नहीं, अब तो बहुत सुनने को मिल रहा है मुझे। मैं गालियां मुझे दे रहे हैं, मैं झेल लूंगा। हर चुनाव में आइडिया यही होता है कि कुछ ऐसी बात हो जो वायरल जाए, जो दूर तक पहुंचे। वायरलिटी का मतलब है इट इज़ बीइंग व्यूड एंड फॉलोड एंड कोटेड। तो अब सोशल मीडिया में चुनाव चले गए, मेरा पुराना बयान आज भी चल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? क्या चौधरी चरण सिंह को, आपके बाबा, हमारे इलाके में बाबा ही कहते हैं, उनको भारत रत्न से नवाजने का फैसला 9 फरवरी को जो ये घोषणा की, एक्स पर प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया, क्या वो टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल था। देखिए, मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि, और कार्यकर्ता ही नहीं, बहुत से लोग जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, उनके कार्यों से जो प्रभावित हैं, एक टीस थी हम लोगों को कि जितना बड़ा योगदान चौधरी साहब का था, जिस तरह से वो एक विचारक थे, किताबें उन्होंने लिखी, और इनका इतना विशाल दर्पण था, देश के राजनीति में इतना बड़ा योगदान था, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने कितने काम किए, उस हिसाब से उनको वो महत्व नहीं दिया गया। तो बड़ी खुशी सबको हुई कि इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया। पूर्व की सरकार नहीं कर पाई। मैं जानता हूँ, मैंने करीब से देखा, हमारे लोग जानते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के मन की भी ये टीस थी। वो चाहते थे कि एक उनको, उनके कंट्रीब्यूशन को प्रॉपर एक स्थान मिले, तो भारत रत्न से दिया गया। 4 साल तक कोई भारत रत्न नहीं दिया। ठीक चुनाव से पहले ये एक लॉलीपॉप भी था क्या बीजेपी की तरफ से? मैं आपको बताऊं, भारत रत्न तो एक सम्मान है। जो इसे लॉलीपॉप कह रहा है, उनकी मंशा ही खराब है चौधरी साहब के प्रति, और वो एक ठेस पहुंचा रहे हैं देश के आम लोगों की जो मन में, हृदय में जो एक भावना है चौधरी चरण सिंह जी के प्रति, भारत रत्न के प्रति, इस प्रक्रिया के प्रति, वो उनकी भावनाओं को का आदर नहीं कर रहे। सच्चाई ये है कि भारत रत्न देने के बाद भी, और मैं आपके चैनल पे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एट द हाईएस्ट लेवल, प्रधानमंत्री के स्तर पे आज भी एक निरंतर विचार और प्रयास और अध्ययन हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा को, उनकी असली विरासत को कैसे हम आज जीवंत करें और जनता तक पहुंचाएं। पर लोग ये भी कहते हैं, जिस मकान में, और विरासत, मुझे 84 के एक घटना का जिक्र करते हैं बहुत से लोग जो चौधरी चरण सिंह के करीबी थे। नतीजा आया, बागपत से वो जीत गए तीसरी बार और मायूस बैठे हुए थे। तो लोगों ने कहा आप मायूस क्यों हो? कि भाई मैं यूँ सोचूंगा कि मैं हार जाता तो कितने था, मेरे दूर तो मकान भी नहीं। चौधरी साहब के पास कोई मकान नहीं था, उस मकान से भी आपको बेदखल कर दिया गया। कोई म्यूजियम नहीं बना, किसान घाट पर कोई बीजेपी का बड़ा नेता पिछले कुछ सालों में तो नहीं दिखा था। यकायक चौधरी चरण सिंह की याद आ गई। नहीं, कांग्रेस का कौन सा नेता आता है किसान घाट? बीजेपी के तो फिर भी आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद
कांग्रेस का, यूपीए का कोई बड़ा लीडर नहीं आया किसान घाट। बट वो ठीक है, वो बात छोटी है। चौधरी चरण सिंह जी का नूरपुर गांव में जहां उनकी पैदाइशी हुई, वहां कोई संपत्ति है क्या? कोई घर है उनका बच रहा? नहीं है। जब वो वकालत करने गए उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तो ये कहना कि चौधरी चरण सिंह जी का कोई लगाव किसी घर से था या हमें उससे कोई बड़ी ठेस पहुंची है कि हम सिर्फ वो उसी 12 तुगलक रोड पे ही हम रहना चाहते हैं या वही हमारी कसक है, या हमने कोई शर्त रखी हो आज जब हम एनडीए में शामिल हुए हैं कि हमने एक बात भी कही हो कि हमें 12 तुगलक रोड पे जाना है। नहीं, उस मकान से और चौधरी चरण सिंह के विराट विरासत को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। शर्त आपने कोई नहीं रखी, डील क्या हुई? पूरी डील क्या है वो अभी तक खाका सामने नहीं आया है। सही मायने में आपके मुंह से वो बात मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, अब तो बात आ गई चुनाव लोकसभा चुनाव के संबंधित जो बात है, जो 2 लोकसभा बागपत में राजकुमार सांगवान का नाम की घोषणा हो गई, चंदन चौहान बिजनौर से, एमएलसी की बात हो रही है और एक मंत्री पद उत्तर प्रदेश सरकार में। एमएलसी हम घोषित कर चुके हैं। हाँ, योगेश नवाल हमारे प्रत्याशी हैं और लोग जानते हैं। मैं पहले तो तीनों अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके बारे में बता दूं। लोग जानते हैं, उनका परिचय भी अब जनता के बीच में होगा। डॉक्टर सांगवान जी ये वो व्यक्ति हैं जो लगभग 40 साल से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, और 1980 में शायद माया त्यागी कांड हुआ था, तब जेल गए थे। तो ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को अगर आज पार्टी मौका दे पा रही है बागपत जैसे पार्लियामेंट सीट से, जिस क्षेत्र ने कभी चौधरी चरण सिंह जी को पार्लियामेंट भेजा, चौधरी अजीत सिंह जी को भेजा, तो यही एक बड़ा कारण है कि हम क्यों भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका हमें मिल रहा है। बाकी और कुछ फॉर्मूले के और चीजें क्यों नहीं लड़े? 47 साल के पिछले 47 साल में पहली बार ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। जब डर गए जयंत? नहीं, बागपत से क्यों नहीं लड़े? इस बार तो चुनाव बहुत आसान है। जब नतीजे खुलेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग भी इस बात को जान रहे हैं। जो हवा चल रही है, 400 पार का नारा पहली बार, इससे पहले किसी चुनाव में सत्ताधारी किसी दल ने नहीं दिया होगा। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि हम बहुमत बना लेंगे। नारे और हकीकत में हकीकत और फंसाने वाला फर्क भी हो जाता है क्या? आत्मविश्वास भी तो देखिए। संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री जिस आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हमने काम किया, और क्या क्या परिणाम निकले। एक अकेला सब पर भारी पर जरूरत पड़ जाती है जयंत चौधरी की भी। जरूरत सबको सबकी पड़ती है, कोई अकेला नहीं है समाज में ना राजनीति में। सबका अपना दायरा है, और एनडीए एक बड़ा एक अलायंस हुआ है, उसमें कई विचारधारा के लोग, कई छोटी छोटी पार्टी साथ हैं। चुनाव लड़ने की आपने मुझसे बात पूछी थी, जब संघर्ष का चुनाव होगा मैं जरूर लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी आपको 7 सीटें दे रही थी, बीजेपी ने कुल जमा 2 सीटें दी, 7 छोड़कर 2 पर राजी क्यों हो गए? अब देखिए वो अलायंस क्यों टूटा, बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें एक्यूरेट नहीं हैं, कुछ चीज़ें दूसरे वाले भी बोल रहे हैं। अब मैं नहीं बताना चाहूँगा जो चीज़ें लीडर्स, अड़चन कहाँ पे थी? जो 7 में से 4 उम्मीदवार समाजवादी दरअसल अपने खड़े कर रही थी और कह रही थी चुनाव चिन्ह नलके का हो जाएगा। क्या वो दिक्कत थी असल? जो बातचीत नेताओं के बीच में होती है वो वहीं तक रहनी चाहिए। अगर इस लक्ष्मण रेखा को कोई और फांद रहा है, मैं तो नहीं फांदूंगा। बाकी मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि 7 नहीं थी, वो 6 रह गई थी, और उसमें जो आप इशारा कर रहे हैं वो भी कुछ चीज़ें थीं जो अड़चन पैदा कर सकती हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी सीट या किसी नेता के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। पार्टीगत कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हर पार्टी के नेता को अपने दल के लिए सोचना होता है, और दल के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के मन में भी इच्छाएं होती हैं अपने लिए भी। वो भी चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें या किसी को लड़ाएं, तो उसके अनुरूप फैसले हमें लेने पड़ते हैं। मेरा कोई मन में कोई मलाल नहीं है। अखिलेश जी ने हमें सहयोग दिया, हमने उनका सहयोग किया, और हमने साथ काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे फैमिली रिश्ते हैं, और मैं उनका लिहाज आगे भी करूँगा। यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो खीर खा रहा हूँ ना। खीर खा रहे हैं। राज्यसभा आए समाजवादी के कोटे से, और अब लोकसभा लड़ रहे हैं बिल्कुल समाजवादी ने बीजेपी के साथ। लेकिन जब हमने उनके साथ विधानसभा का अलायंस किया था, ये बात उस समय तय की गई थी। उसी आधार पे हमने जो सीटों का शेयरिंग हुआ था कि कौन सी सीट हम मानेंगे, कितनी सीट की जो संख्या थी, वो उसके साथ एक राज्यसभा सीट भी उन्होंने वादा किया था। विचारधारा का सामंजस्य बिठाना कितनी बड़ी चुनौती है। विचारधारा को लेकर आप मुतमईन नहीं हैं,
2013 में दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, आपने चुनावों में चौधरी अजीत सिंह ने भी वहां पर मरहम लगाने का भी काम किया कि मुद्दा जिन्ना नहीं होना चाहिए, मुद्दा गन्ना होना चाहिए। ये बातें जो आपने की थी, क्या अब वो नहीं, पुरानी बातें हो गई? अब कोई जिन्ना की चर्चा हो रही है क्या? 80-20 तो कहीं सीधा कहीं कहते हैं कहीं योगी। दंगा का माहौल है क्या उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं 80-20 की लड़ाई है। कहीं दंगा का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगा। और हम लोग जैसे पहले जिस भूमिका में थे, अपने लोगों के बीच उसी भूमिका में रहेंगे, सतर्क रहेंगे। भाईचारा जिंदाबाद का कार्यक्रम, उसका नारा हमने उठाया था, उसी बात पे हम अडिग हैं। भाईचारे पर आप अड़े हैं? क्यों नहीं? क्योंकि सामाजिक समरसता, सामाजिक ताना बाना उधरा है, और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये बात तो आप मानेंगे? देखिए, ये समय नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज ताना बाना कायम है, हमारे प्रयासों से, समाज के प्रयासों से। और एक जिम्मेदारी सरकार की रहती है, कोई सरकार सत्ता में आके नहीं चाहती कि झगड़ा बढ़े, क्योंकि यूपी का नौजवान रोजगार चाहता है, वो चाहता है हमारे यहाँ कारखाने लगें, तरक्की हो। वो सब तभी संभव है जब हमारे यहाँ जो पहली क्वालिफिकेशन होती है कि शांति हो। जहाँ तक आपने पूछा कि विचारधारा में कितना मेल है, कैसे हम लोग काम करेंगे, ये एक डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। ये पीएम मेमोरियल लाइब्रेरी से है ये जो दस्तावेज है, और 17 अगस्त 1983 की बैठक है। किसकी? एनडीए की। पहले एनडीए के गठन में चौधरी चरण सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें चेयरमैन ऑफ जो एनडीए पार्टी जो नामित किया गया, वो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया गया। ये नाम खुद प्रस्ताव किसने दिया? चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। तो ना तो एनडीए से पहले हमें कोई बैर रहा, पहले भी हम रहे। पहली एनडीए की बैठक में चौधरी चरण सिंह जी की क्या भूमिका थी, ये इस दस्तावेज में सामने आता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने काम किया। 2009 का चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ा था और जीत के आया था। कहा कि आपने लाठियां भी खाई हैं, आंदोलन किया है किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, उनके मुद्दों को आपने सड़क पर उतारा है। तो यही सरकार 378 दिन का एक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की उसमें मौत भी हुई, एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की गई, और अब फिर से किसान आंदोलित हो रहे हैं। वो मांग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सरकार ने जो वादे किए थे उनको कम से कम पूरा कर दो। तो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर को मानो वाघा बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया हो, और शुभकरण को गोली मारकर उसकी हत्या भी कर दी गई। मुझे बड़ा खेद है शुभकरण जी के परिवार के लिए, मेरी दिल से बड़ी गहरी संवेदनाएं हैं। कोई नहीं चाहता कि इस तरह से हमारे जो किसानों की जानें हैं वो व्यर्थ जाएं। अगली सरकार में जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये बात नहीं हुई, ये कोई फॉर्मूला ये कोई भरोसा मैंने, नहीं दिया हमारी गया। कोई मांग नहीं है। तो अब आप एनडीए परिवार का हिस्सा हो गए, अब आप मोदी परिवार का भी हिस्सा हो गए। मैं हूं मोदी परिवार, मैं उस परिवार का भी हिस्सा हूं, और मेरे परिवार के हिस्सा हमारे कार्यकर्ता है। क्या उस बात, परिवार, क्या शक है इस बात में? उस परिवार में क्या हमारी महिला पहलवान भी आती हैं? उस बिल्कुल परिवार आती में हमारे एथलीट्स भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। मैं देश में शायद पहला सांसद हूँ, इससे मुझसे पहले भी कई खिलाड़ी पार्लियामेंट गए हैं, लेकिन अगर आप उनके रिकॉर्ड को जाकर देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी अपने एमपी लैड के प्रति, जो उनके एक स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए उनको निधि जाती है, वहाँ उन्होंने उस पैसे को कहाँ कैसे लगाया। मैं पहला सांसद हूँ जिसने कहा 100% अपने फंड्स, कहीं स्टेडियम बनाना है, कहीं रनिंग ट्रैक बनाना है, कहीं ग्राउंड विकसित करना है, मैं दूंगा। कहीं स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट चाहिए, और आप जितने मैंने प्रस्ताव अब तक भेजे हैं आप उनको खंगाल सकते हैं, सारी चीज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मैंने 100% उस बात को पे मैं खड़ा हूँ, निभाया है। मैं पहला एमपी हूँ जो स्पोर्ट्स को एक प्रायोरिटी मैंने बनाया, और इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने खुद देखा है, गांव-गांव में इतना टैलेंट है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहे। तो टैलेंट तो कोई खिलाड़ी ये ना महसूस करे। और मैं मानता हूँ लोकदल की अब जब सरकार में भूमिका होगी तो हम बजट भी बढ़ाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं को और विकसित करेंगे। नहीं, ये देश की आन बान शान है। हमारे पहलवान, खासकर महिला पहलवान, जंतर मंतर पर बैठती हैं। पहले एफआईआर की बात होती है, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाता है, तब एफआईआर दर्ज होती है, फिर उनके टेंट टोंट, उनके बिस्तर बुस्तर सब हटा दिए जाते हैं। अब वो बीजेपी को चयन करना है, क्योंकि वो सीट हम तो नहीं लड़ रहे, अलायंस में हम लड़ाएंगे, बीजेपी को तय करना है। लेकिन मैं खुश हुआ जब मैंने पहली सूची देखी। ये इतना इशारा ही बहुत है आपके लिए। अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो ये अपने आप में आप एक अच्छा इशारा मानते हैं। और उसमें भी खिलाड़ियों को जात में बांट दिया गया।
कि ये तो जाट लोग हैं, नहीं, गलत, ये बिल्कुल। बावड़े हो रहे हैं, बिल्कुल। लड़कियों पर जिस तरह की टिप्पणियां की गई, बहुत गलत है। आई विल नेवर स्टैंड फॉर दैट। उस पर नो कॉम्प्रोमाइज, नो इफ्स एंड बट्स फॉर जयंत मैं चौधरी। कभी सहमत नहीं होऊंगा ऐसी बातों पे, और अगर हमारे परिवार को कोई ऐसे व्यक्ति कहता है तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँ। आपको कई बार कष्ट भी होता है क्या इस बात को लेकर? दिल्ली मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका हिस्सा मैं भी हूं, वो जयंत चौधरी को और चौधरी अजीत सिंह को भी एक जाट नेता के तौर पर ज्यादा पेश करते हैं। बहुत कष्ट होता है। अब कभी कभी मैं बोल देता हूँ तो और दिक्कत होती है मुझे। हाँ, वो दोनों तरफ से कि वो जाट और- बुरा मान जाए, और- ये कहते मैं जाटों का नेता नहीं, और आप कहो कि भाई मैं छत्तीस बिरादरी का हूं, संदीप भाई, वो बात सुनने को और कोई तैयार किसी नहीं। पार्टी के किसी नेता से कभी पूछा जाता है कि तुम्हारा समाज क्या करेगा? अखिलेश यादव से भी शायद नहीं पूछा जाता भाई यादव क्या करेगा, नहीं पूछा जाता। ये हमारा दायरा नहीं, हमारे दायरे को सीमित करने का प्रयास है। मैं जाट समाज से आता हूँ, ये शर्मिंदा होने की बात नहीं, मेरे लिए गर्व की बात है। और मेरे समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए हमेशा रहा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मेरा आखिरी सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट की जितनी दूरी है उससे कम दूरी लाहौर की मैं है, बिल्कुल सहमत हूँ, ये बात तो ये हरित प्रदेश क्या? हरित प्रदेश में कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर मैं प्रदेश। पर्दे के पीछे बातें कर चुका हूँ। हाँ, पर्दे के पीछे आप ये बातें कर चुके हैं। हाशिए पर रखा गया है या उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया वो इलाका जो सबसे उपजाऊ इलाका है, दरअसल ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का। इसलिए मैंने जो पहला पॉइंट किया था आपके घोषणा पत्र में, जो पहला आपके माध्यम से वादा किया है एक तरह से, वो उसी संदर्भ में किया। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत चौधरी।